Assalamu class. Welcome to the last week of the online classes. Today we will talk about chapter number 14, which is wireless LANs. In this chapter we will concentrate on wireless LAN, which is defined by EEE as 802.11, and the objective of the lesson are the students will be able to compare wired and wireless LANs. They will identify different packets of wireless LANs, how wireless packets are communicated, and lastly, students will be able to understand the problems associated with the wireless communication. In the first section, we will discuss general issues behind wireless LAN and compared wire and wireless LAN networks. Here we will describe the characteristics of the wireless network and the way access is controlled in this type of networks. In second section, we will discuss wireless LAN defined by EEE 802.11 project, which is sometimes called wireless Ethernet. This section will help us to understand the architecture of type of LAN and describe the MAC sublayer, which uses CSMA CD access method. So let's move on and discuss a little bit about wireless communication. So wireless communication is one of the fastest growing technologies. बहुत डिमांड में है और जो इसकी मेन वजह है वो ये है कि जी केबल्स ना होने की वजह से ये ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है दुनिया में। वायरलेस लैन जो है वो कहीं भी मिल सकते हैं आप लोगों को, घरों से लेकर ऑफिसेज, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और पब्लिक एरियाज़ में। इससे पहले कि हम लोग डब्ल्यू लैंस के बारे में ज़्यादा डिस्कस करें, थोड़ा सा जर्नल देख लेते हैं कि वायरलेस नेटवर्क्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। सो लेट अस कंपेयर द आर्किटेक्चर ऑफ वायर्ड एंड वायरलेस लैन to give some idea of what we need to look for when we study wireless LAN. पहली चीज़ जो है वो इसमें मीडियम है। जो पहला डिफरेंस आपका वायर और वायरलेस में नज़र आता है वो मीडियम का ही है। वायर लाइन की बात करते हैं तो हमारे जितने भी होस्ट होते हैं वो वायर के साथ कनेक्ट किए जाते हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले चैप्टर में जिक्र भी किया था। एक लिंक लेयर स्विच होता है हमारे पास, जिसमें हम लोग लिंक लेयर स्विच इस्तेमाल करते हैं ताकि हम कम्युनिकेशन कर सकें बिटवीन द होस्ट यूजिंग फुल डुप्लेक्स। जबकि अगर हम लोग वायरलेस को देखें तो वायरलेस में हमारे पास जो कम्युनिकेशन का मीडियम है वो एयर है, और जो हमारा जनरली जो सिग्नल्स होते हैं वो इसी में ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। तो जो होस्ट होते हैं जो वायरलेस लैन में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो सब एक मीडियम को शेयर कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये वही तरीका है जिसमें मल्टीपल एक्सेस इस्तेमाल किया जाता है। बहुत कम सिचुएशन है ऐसी जहाँ पे हम लोग देखेंगे जहाँ पर दो होस्ट जो हैं वायरलेसली पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करें यूजिंग डायरेक्शनल एंटीनास। सेकेंड है हमारे पास होस्ट। वायर्ड लैन की बात करें तो होस्ट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू इट्स नेटवर्क एट अ पॉइंट विद अ फिक्स्ड लिंक लेयर एड्रेस रिलेटेड टू द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसका मतलब है कि आपका जो होस्ट होता है, जो कंप्यूटर है, उसके पास एक NIC का एड्रेस होता है जो कि 48 बिट्स का होता है, जिसको हम लोग मैक एड्रेस बोलते हैं। वो सेम रहता है। हाँ, लेकिन हाँ, आप लोग अपने कंप्यूटर को उठा के यूनिवर्सिटी लेके जा सकते हैं, किसी ऑफिस में लेके जा सकते हैं, वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपका मैक एड्रेस जो है वही रहेगा, बेशक आपका IP एड्रेस चेंज हो जाएगा जब आप उसको लेके मूव करेंगे। अगर आपको याद हो को हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर इस एग्जाम्पल के ऊपर असाइनमेंट दी थी आप लोगों को, जिसमें आप लोगों ने कम्युनिकेशन यूजिंग सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर के ऊपर सबमिट कराई थी। तो वायरलेस लैन में देखा जाए तो होस्ट जो है वो फिजिकली कनेक्टेड नहीं होता नेटवर्क के साथ, वो फ्रीली मूव कर सकता है और यूज़ कर सकता है सर्विसेज जो कि नेटवर्क उसको प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मोबिलिटी जो है वो वायर्ड नेटवर्क में और वायरलेस नेटवर्क में टोटल डिफरेंट एक आइडिया है, एक इशू है, जो कि हम लोग कोशिश करेंगे इस चैप्टर में थोड़ा सा क्लैरिफाई करें, बेहतर समझ सकें। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है आइसोलेटेड लाइन्स का। तो वायर्ड आइसोलेटेड लाइन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो टोटल डिफरेंट है वायरलेस आइसोलेटेड लाइन से। तो इस डायग्राम में अगर आप देखें तो आपको आइसोलेटेड लाइन नज़र आ रहा है। इसमें आपके जो होस्ट होते हैं वो एक लिंक लेयर स्विच के साथ कनेक्ट होते हैं, और ये जो आपका लाइन है ये टोटल आइसोलेटेड है, क्योंकि आपका जो सेंट्रल स्विच है ये किसी और नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं है। वेरस अगर आप लोग वायरलेस को देखें तो वायरलेस का जो आइसोलेटेड लाइन होता है उसको हम लोग एडहॉक नेटवर्क बोलते हैं। इसमें हमारे पास जो होस्ट होते हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं फ्रीली। मतलब है कि इसके एडहॉक आइसोलेशन का मतलब ये हुआ कनेक्टिविटी है
वो किसी मोबाइल फ़ोन की अपने लैपटॉप के साथ कर सकते हैं, तो उसको हम लोग एडॉक बोलते हैं, जिसमें लेट सपोज ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहा है, तो ये एडॉक नेटवर्क बनाया जाता है जिसमें वो फ्रीली कम्युनिकेट कर सकता है दूसरे होस्ट के साथ। और इस एडॉक नेटवर्क के अंदर कोई भी आप लोगों का लिंक लेयर स्विच वगैरह नहीं होता। तो सिमिलरली हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है कनेक्शन टू द अदर नेटवर्क्स। तो अगर देखा जाए कि वाइड लाइन के बारे में बात करें, तो हम देखेंगे कि जी के वाइड लैंस जो होते हैं, अगर उन्होंने दूसरे नेटवर्क से कनेक्शन करना होता है तो उनके पास राउटर होता है, और वो राउटर एज अ गेटवे जो होता है वो कंसिडर किया जाता है, और वो आप लोगों को दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। और अगर आप अपने वायरस को देखें, तो वायरलेस लैन में कनेक्टिविटी जो है वो या तो वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू होती है या वायरलेस नेटवर्क के थ्रू होती है। तो यहाँ पे जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, इसमें अगर आप ये देखें कि आपका ये वायर्ड नेटवर्क है, इसमें स्विच लगा हुआ है, और अगर इसने नेटवर्क से बाहर निकलना है तो राउटर के थ्रू वो दूसरे नेटवर्क को के साथ कनेक्ट कर सकता है और कम्युनिकेट कर सकता है, जो कि यहाँ पे इसने दिखाया जी कि इंटरनेट है। तो इंटरनेट से कनेक्टिविटी जो कि कम्बिनेशन ऑफ अदर नेटवर्क्स होती है, तो वो राउटर के थ्रू कर रहा है। वेयर एज वायरलेस में अगर हम देखें, तो आपके जो वायरलेस नोड्स हैं वो एक एपी के साथ कनेक्टेड हैं, और वो एपी जो है वो एक राउटर से कनेक्टेड है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो जो राउटर के साथ अगर आपका वायरलेस राउटर, जिसको हम लोग एक्सेस पॉइंट बोल रहे हैं यहाँ पे, कि जब राउटर से कनेक्ट होता है तो हम लोग इसको इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बोलते हैं। और इसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप लोगों का जो ये वायरलेस एक्सेस है, ये इंस्टेड ऑफ कनेक्टेड टू वायर्ड मीडियम, वो किसी और वायरलेस के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोग जो ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे चीज़ के ऊपर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है। जिस तरह के आप लोगों के घरों में होता है कि आप लोग अपने घर में बैठे होते हैं वायरलेस कनेक्ट करके, और आपका वायरलेस बेसिकली जो एक्सेस पॉइंट है वो एक वायर्ड लैन के साथ कनेक्ट होता है, जो कि आपकी कम्युनिकेशन को इंटरनेट पे लेके जा सकता है। ये जो केस आप लोगों को नज़र आ रहा है, इस केस में वायरलेस लैन जो है उसको हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क कहते हैं। इन द कनेक्शन टू द वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज इंटरनेट इज डन वाया डिवाइस कॉल्ड एक्सेस पॉइंट। तो अगर आपने इंटरनेट कनेक्ट करना है, तो ये आपका बीच में एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है, इसके थ्रू आप इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक्सेस पॉइंट है, इसका जो रोल है वो लिंक लेयर स्विच की तरह नहीं होता, इसका रोल डिफरेंट है स्विचिंग से। यहाँ पे जो आप लोगों का एक्सेस पॉइंट है वो वायर्ड को वायरलेस साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है, और बेसिकली एक गेटवे का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो इस वायरलेस एपी के साथ आप लोगों के वायर्ड वाले जो होस्ट हैं वो भी कनेक्ट हो सकते हैं, और वायरलेस वाले भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है वो एपी की और वायरलेस होस्ट की अकर होती है वायरलेस एनवायरनमेंट में, जो आप लोगों को इस साइड पर नज़र आ रहा है, और कम्युनिकेशन बिटवीन एपी और इंफ्रास्ट्रक्चर अकर इन अ वाइड एनवायरनमेंट। तो ये सारा वाइड एनवायरनमेंट है आप लोगों का साइड पे। तो ये भी जो वायरलेस लैन है आप लोगों के वायर्ड लैन की तरह ऑपरेट करता है लोअर लेयर्स के ऊपर, और टीसीपी आईपी। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक वायर्ड लैन है इन अ बिल्डिंग जो कि किसी एक राउटर से कनेक्टेड है, और वो राउटर जो किसी इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप वायर्ड को ख़त्म करके वायरलेस में आना चाहें, तो आप लोगों को जो लिंक लेयर स्विच बीच में लगा हुआ है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, या आपको उसके साथ एक एक्सेस पॉइंट एडिशन लगाना पड़ेगा। मतलब आप लोगों को अपना स्विच जो है वो रिप्लेस करना पड़ेगा एक्सेस पॉइंट से, और इस चेंज की वजह से लिंक लेयर एड्रेस जो होगा आप लोगों का चेंज हो जाएगा। मतलब है कि आपका एनआईसी जो होगा वो चेंज हो जाएगा नेटवर्क का, लेकिन नेटवर्क लेयर एड्रेस जो आईपी एड्रेस होंगे वो सेम रहेंगे, और हम लोग जो हैं वायर्ड से वायरलेस पे मूव कर सकेंगे। मतलब कहने का ये है कि जब तक आप लोगों के पास वायर्ड मीडियम होता था और वायरलेस नहीं आया था दुनिया में, तो लोगों के कंप्यूटर जो थे वो तारों के साथ एक्सेस पॉइंट के साथ जाके कनेक्ट होते थे, और वो एक्सेस पॉइंट जो थे वो बेसिकली ये वो एक्सेस पॉइंट नहीं है। मतलब कहने का कि वो एक स्विच या हब के साथ कनेक्ट होते थे। तो जब वायरलेस आया तो लोगों ने वो जो हब थी वो ख़त्म कर दी, हटा दी, उसकी जगह एक्सेस पॉइंट लगा दिए ताकि वो वायरलेसली कम्युनिकेट कर सकें। और उस एडिशन की वजह से जो उन्होंने एक्सेस पॉइंट बीच में डाला था वायरलेस का, आप लोगों के जो मैक एड्रेस था वायरलेस का वो चेंज हो गया, लेकिन आईपी एड्रेस आप लोगों की वही रहे जो कि पहले इस्तेमाल कर रहे थे आप लोग। तो लेट्स मूव ऑन, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं वायरलेस लैन के। देयर आर सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरलेस लैन जो कि वायर्ड पे अप्लाई नहीं होते, और उनके बारे में इतना कोई सोचता नहीं है, और इनको हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए।
इनमें जो पहला करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, उसको हम लोग ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। देखा जाए तो जब आप लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो है, जो कि वायरलेस होता है, उसको जब हम लोग भेजते हैं तो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत रैपिडली डिक्रीज होती है, क्योंकि सिग्नल ने सारे डायरेक्शन में जाना होता है और बहुत छोटा सा पोर्शन जो होता है वो आपके होस्ट के पास पहुंचता है, जो कि रिसीवर है। और ये जो है सिग्नल्स और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं जब आपकी नमी बढ़ जाती है, या आप लोगों की जहाँ पे एरिया बहुत रेतीला होता है वहाँ पे बहुत जल्दी ये डिटेरियोरेट होती है इनकी पावर। सिमिलरली जो नया प्रॉब्लम आया इन वायरलेस होस्ट के अंदर वो उनकी बैटरीज का था। तो क्योंकि इनकी बैटरीज में इतनी पावर नहीं थी तो इनकी सिग्नल स्ट्रेंथ भी कम ही रखी गई, जिस वजह से इनकी जो पावर अटेन्यूएशन है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि ये इतनी पावर से सिग्नल फेंक नहीं सकते। सेकंड प्रॉब्लम जो आपके डब्ल्यू लैन के अंदर आता है वो इंटरफेरेंस का है। और अगर बहुत सारे नेटवर्क्स आपके गिर्द हैं और वो जो आपके डब्ल्यू लैन के चैनल्स हैं, जो कि बेसिकली 11 चैनल होते हैं, अगर वो सेम चैनल के ऊपर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि जी कि वो सिग्नल जो है आपके ट्रांसमिटेड सिग्नल के साथ इंटरफेयर कर सके, और उसकी वजह से आपके ट्रांसमिटेड और रिसीवर सिग्नल में प्रॉब्लम आ सकती है। वही कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव वाली प्रॉपर्टी है सिग्नल्स की, वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो तीसरा है हमारे पास मल्टी पाथ प्रोपिगेशन। तो मल्टी पाथ प्रोपिगेशन में प्रॉब्लम ये आती है कि रिसीवर जो होता है वो एक सिग्नल को बहुत सी जगहों से रिसीव कर सकता है। वजह उसकी ये होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो जब टकराती हैं तो रिफ्लेक्ट भी होती हैं और डिफ्रैक्ट भी होती हैं, जिसमें बेसिकली वो टूट जाती हैं। तो वो डिफरेंट जगहों से टकरा के वेव्स बेसिकली बाउंस करती हैं वॉल्स में और बिल्डिंग्स के साथ या ग्राउंड्स के साथ या ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि जी आपका जो रिसीवर है वो सिग्नल्स को डिफरेंट फेज में, फेज मतलब आपको समझ आ रही है ना, जो आपकी वेव होती है उसकी फेजेस होती हैं, तो डिफरेंट फेजेस में उसको रिसीव कर सकता है, जिसकी वजह से आपका सिग्नल की प्रोबेबिलिटी है कि वो लेस रिकग्नाइजेबल हो। तो लास्ट करेक्टरिस्टिक है जो डब्ल्यू लैन का, वो एरर्स है। और ऊपर जितनी भी हमने तीन चीज़ें पढ़ी, अटेन्यूएशन, इंटरफेरेंस और मल्टीपाथ प्रोपिगेशन, इसी वजह से एरर्स क्रिएट हो सकते हैं। तो डब्ल्यू लैंस के अंदर हम लोग जो मेजरमेंट हैं एरर लेवल की, वो सिग्नल टू नॉइज रेशो से करते हैं। वी कैन बेटर अंडरस्टैंड वाई एरर डिटेक्शन, करेक्शन और रीट्रांसमिशन जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वायरलेस नेटवर्क्स के अंदर। हमने एस एन आर को चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था जी कि एक रेशो होती है जो मेजर करती है कि कितना सिग्नल जो है वो नॉइज से ऊपर है। अगर एस एन आर ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि हमारा सिग्नल बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उस सिग्नल को हम लोग रीड करके डाटा में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। और सिमिलरली अगर आप लोगों का एस एन आर लो होगा तो उसका मतलब है कि आपका सिग्नल करप्ट हो सकता है नॉइज़ की वजह से, और डाटा में भी रिकवर ना किया जा सके। तो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स डिस्कस के एक्सेस कंट्रोल जो है वो वायरलेस लैन में कितना इंपॉर्टेंट है। तो वायरलेस होस्ट जो है वो किस तरह एक्सेस जो है वो हासिल करता है एक शेयर्ड मीडियम का, जो कि एयर है। तो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि CSMA-CD जो है एक वो कॉमन एल्गोरिदम है जो कि स्टैंडर्ड ईथरनेट में चलाया जाता है, जो कि अगर मीडियम का एक्सेस आपने हासिल करना हो तो आपको हेल्पफुल होता है। लेकिन वायरलेस लैन में CSMA-CD जो है एल्गोरिदम वो काम नहीं करता। उसकी तीन वजूहात हैं। पहली तो ये है कि कोलिजन डिटेक्शन के लिए जो आपका होस्ट है वो उसको जहाँ पे वो ट्रांसमिट कर रहा है वहीं पे उसको रिसीविंग के लिए भी कोई ना कोई पोर्ट चाहिए ताकि वो कोलिजन को डिटेक्ट कर सके। इसका मतलब है कि जी आप लोग का होस्ट जो है वो डुप्लेक्स मोड में काम कर रहा हो, जबकि वायरलेस होस्ट जो होते हैं वो उनके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो डुप्लेक्स पे काम कर सकें। वो सिर्फ एक वक्त में रिसीवर को सेंड कर सकते हैं, वही उनके लिए बहुत होता है। दूसरी वजह जो है वो है हिडन स्टेशन प्रॉब्लम। अगर आप ये तस्वीर देखें तो इसमें यहाँ पे ये जो ग्रे जोन दिखाया है, बेसिकली ये दीवार दिखाई हुई है, ये एक वॉल है जिसकी वजह से बी जो है वो सी को नहीं देख सकता। तो ये सेकंड प्रॉब्लम है, हिडन स्टेशन प्रॉब्लम हमारी। तो इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि एक स्टेशन जो होता है वो अवेयर नहीं होता कि जी दूसरा स्टेशन ट्रांसमिट कर रहा है, और उसकी वजह कोई ऑब्स्टिकल्स हो सकती हैं या रेंज हो सकती है वो बहुत दूर हो, तो कोलिजन हो सकती है। तो जो कोलिजन होगी वो मे बी डिटेक्ट ही नहीं हो सकेगी। फिगर नंबर 15.3 जो है वो आपको एग्जांपल दिखा रही है स्टेशन हिडन स्टेशन प्रॉब्लम की। और इसको अगर आप देखें तो इसमें जो बी है उसके गिर्द एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। वो सर्कल जो है वो उसकी वो पावर है जिस पावर के अंदर वो अपना वायरलेस सिग्नल ट्रांसमिट कर सकता है। मतलब ये उसकी रेंज है, इस रेंज के अंदर वो सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकता है और रिसीव कर सकता है। तो जो नोड्स
या होस्ट हैं वो जब इस सर्कल के अंदर होंगे तो वो समझ सकते हैं, वो देख सकते हैं कि जी स्टेशन बी जो है वो ट्रांसमिशन कर रहा है। इसी तरह आपका जो स्टेशन सी है उसके गिर्द भी एक ओवल दिखाया गया है और उसकी रेंज बताई गई है कि वो कितना एरिया कवर करके समझ सकता है कि कौन ट्रांसमिट कर रहा है कौन ट्रांसमिट नहीं कर रहा है। और इस तस्वीर से हम लोग को ये पता चल रहा है कि जो स्टेशन बी है और जो स्टेशन सी है वो एक दूसरे की रेंज से बाहर है। लेकिन स्टेशन ए जो है, अगर उसका सर्कल जहाँ ड्रॉ किया जाता तो उसमें आप देख सकते थे कि ए के सर्कल के अंदर बी और सी दोनों आते तो वो दोनों को देख सकता है। लेकिन हमारा फोकस अभी यहाँ पे हिडन स्टेशन प्रॉब्लम को कवर करना है। तो अज्यूम करते हैं कि जी स्टेशन बी जो है वो डाटा सेंड करना चाह रहा है स्टेशन ए को, जो कि मिडिल में है। स्टेशन सी जो है वो भी डाटा सेंड करना चाह रहा है स्टेशन ए को। स्टेशन सी इज आउट ऑफ द रेंज ऑफ बी एंड ट्रांसमिशन फ्रॉम बी कैनॉट रीच सी। तो बी जो है वो सी से बहुत दूर है और सी बी से बहुत दूर है। तो क्या होता है जी कि सी जो है वो समझता है कि जी मीडियम फ्री है। स्टेशन सी जो है वो सेंड कर दे डाटा स्टेशन ए को, जिसमें क्या होता है कोलिजन हो जाती है, क्योंकि ए जो है वो ऑलरेडी रिसीव कर रहा है सिग्नल फ्रॉम स्टेशन बी। तो जब सी का सिग्नल बीच में आ जाएगा तो कोलिजन हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी स्टेशन बी एंड स्टेशन सी आर हिडन फ्रॉम ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू ए। हिडन स्टेशन जो हैं वो रिड्यूस कर देते हैं कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन। तो आप लोगों की नेटवर्क की एफिशिएंसी इससे गिरना शुरू हो जाती है। तीसरा जो है हमारे पास वो है डिस्टेंस बिटवीन स्टेशंस, जो कि बहुत ज़्यादा हो सकता है, दूर हो सकता है। सिग्नल फेड हो जाना, ना पहुंच पाना स्टेशन तक, और डिस्टेंस दूर होने की वजह से सिग्नल आपका फेड हो सकता है, जिसकी वजह से जो स्टेशन है उसको शायद पता ना चले कि जी आप लोगों की डाटा की कोलिजन हो रही है आपस में। तो इन तीन प्रॉब्लम्स को कवर अप करने के लिए हम लोगों ने सी एस एम एस सी डी की जान छोड़ी और हम लोगों ने एक नया मेथड सी एस एम एस सी ए, दैट इज़ कोलिजन अवॉइडेंस, इन्वेंट किया गया, जो वायरलेस लैन में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये जो हमारे पास स्टेशन थे और इनके जो सर्कल ड्रॉ किए जा रहे थे, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये स्टेशन और इनकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ होती है और जो रेडियस ये ड्रॉ करते हैं अपने गिर्द, ये क्या चीज़ें होती हैं और ये इनको क्या बोलते हैं और ये कैसे काम करती हैं, वो थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो IEEE ने 802.11 प्रोजेक्ट के अंदर वायरलेस लैन के बारे में डिफ़ाइन किया है, जिसमें वो फिज़िकल लेयर और डाटा लिंक लेयर को डिस्कस करता है। इसको हम लोग वायरलेस इथरनेट भी बोलते हैं। कुछ कंट्रीज़ लाइक अमेरिका में इसको वाईफाई बोला जाता है, जिसका मतलब है वायरलेस फिडेलिटी, जो कि सिनोनिम है वायरलेस लैन का, डब्ल्यू लैन का। वाईफाई की बात करते हैं तो वायरलेस लैन वाईफाई अलायंस से सर्टिफाइड है, जो कि ग्लोबल नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री एसोसिएशन है, और उसके 300 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो कि वायरलेस लैन के लिए काम कर रही हैं, उसकी प्रमोशन और उसकी ग्रोथ पे। तो आपके पास जो भी ये स्लाइड नज़र आ रही है ये बेसिकली आर्किटेक्चर है। द स्टैंडर्ड डिफाइन टू काइंड ऑफ सर्विस, द बेसिक सर्विस सेट BSS एंड द एक्सटेंडेड सर्विस सेट ESS। पहले थोड़ा सा बेसिक सर्विस सेट के बारे में पढ़ लेते हैं। 802.11 defines basic service set as the building block of a wireless LAN। तो आपका जो वायरलेस लैन है उसका बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो BSS कहलाता है। ये BSS ID होती है। ये जो आप लोग अपने राउटर्स को नाम देते हैं, जैसा मेरे वायरलेस का नाम गोल्ड फिश है, तो ये गोल्ड फिश जो होता है बेसिकली ये बेसिक सर्विस सेट है, और इसके आगे ID लिखा जाए तो बेसिकली ये बेसिक सर्विस सेट आइडेंटिफायर होता है, और मेरे वायरलेस का बेसिक सर्विस सेट आइडेंटिफायर गोल्ड फिश है। तो इसका मतलब ये है कि जी जहाँ तक मेरा एक्सेस पॉइंट की के सिग्नल्स या पावर है, वहाँ तक इसको इसके रेंज में कोई भी अगर वायरलेस होस्ट आएगा तो वो इसको डिटेक्ट कर सकता है। तो बेसिक सर्विस सेट जो है बेसिकली आप लोगों का एक्सेस पॉइंट को रेफर करता है। तो बेसिक सर्विस सेट जो होता है वो आप लोगों का विदाउट एन AP भी हो सकता है और विद एन AP भी हो सकता है। जब विदाउट एन AP होता है तो इसको हम लोग एडहॉक आर्किटेक्चर बोलते हैं, जिसमें दो कंप्यूटर्स या दो मोबाइल फ़ोन्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और वो किसी तीसरे BSS के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। वेयर एज जब AP बीच में आ जाता है आप लोगों का, तो वो बाकियों के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जब AP इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है आप लोगों का, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर BSS, जो कि मोस्टली यूजली आपके घरों में, यूनिवर्सिटियों में, ऑफिस वगैरह में, बाज़ारों में इस्तेमाल किया जाता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर BSS कहलाता है, मतलब बैक एंड पे किसी वायर नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। ये इसकी एग्जांपल है। ये एडॉक है जिसमें कोई भी एक्सेस पॉइंट नहीं लगा हुआ, और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है AP के साथ
तो ये सारे जो हैं इसके साथ वायरलेसली कनेक्टेड हैं एपी के साथ, और एपी जो है वो वायर्ड के साथ किसी लैन के साथ कनेक्टेड है। लेट्स मूव ऑन और चेकआउट कीजिए कि एक्सटेंडेड सर्विस सेट क्या चीज़ होती है। एक्सटेंडेड सर्विस सेट की अगर आपको मैं सिंपल एग्जांपल दे दूं तो नमल में आपने देखा होगा कि पूरे नमल में आप घूम फिर लें, आपको हर जगह नमल वाईफाई के नाम से एक्सेस पॉइंट नज़र आ रहा होता है। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। बैक एंड पे एक सर्वर लगाया जाता है जो कि आप लोगों के लिए गेट पे होता है। आप लोगों की डिवाइसेस रजिस्टर हो जाती हैं सर्वर के ऊपर, और आप लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं उस पूरे एरिया में कहीं भी घूमे फिरें। आपका जो मोबाइल होगा वो ऑटोमेटिकली, जब जिस तरह आप लोग कहते हैं ना कि कनेक्ट ऑटोमेटिकली, तो जब जब उसको आप लोग मूव करेंगे एक एपी से दूसरे एपी की तरफ, तो जैसे उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ गिरेगी और दूसरे की सिग्नल स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी, वो उसके साथ कनेक्ट कर जाएगा और इस तरह आप लोगों की कम्युनिकेशन चलती रहेगी। तो उसके लिए आप लोगों को एक पोजीशन में बैठ के काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरे एरिया में घूम फिर सकते हैं जहाँ जहाँ वो एक्सेस पॉइंट लगे होंगे, और आपका मोबाइल या आपका लैपटॉप से खुद ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर जाएगा, और आपको उसको हर दफ़ा कनेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं होगी नेटवर्क से। तो बेसिकली देखा जाए कि जी आप लोगों का एएसएस जो होता है उसमें दो या दो ज़्यादा बीएसएस जो होते हैं विद एपी जो होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। आपका जो बीएसएस होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है, बेसिकली बैक एंड पे सेम नेटवर्क होता है। यहाँ पे जो चीज़ नोट करने वाली वो ये है कि जी के एक्सटेंडेड सर्विस सेट के अंदर दो किस्म के स्टेशन होते हैं। एक होता है मोबाइल और दूसरा होता है स्टेशनरी। मोबाइल स्टेशन नॉर्मली वो स्टेशन होते हैं जो कि इनसाइड बीएसएस होते हैं, जिनके जो बीएसएस की रेंज में होते हैं। और आप लोगों के जो एपीज़ होते हैं वो स्टेशनरी स्टेशंस कहलाते हैं, क्योंकि वो पार्ट ऑफ लैन होते हैं। तो ये डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास ये स्टेशनरी स्टेशंस हैं और ये आपके पास मोबाइल स्टेशंस हैं। ये स्टेशनरी इसलिए क्योंकि ये वायर के साथ कनेक्टेड हैं एक लैन के साथ, और ये यहाँ से मूव नहीं किए जा सकते। वेर एज ये जो है ये वायरलेस हैं, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं कहीं पे भी। तो जब आप लोगों के बीएसएस जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, मतलब कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल के अंदर इस बीएसएस की भी कुछ स्टेशंस जो आ रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप लोगों को एपी की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब इस एपी के अंदर ही, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सेम है तो इस एपी के थ्रू आप इसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन लेकिन वो स्टेशंस जो आपके बीएसएस की रेंज से बाहर है, मतलब सपोज ये वाला स्टेशन इस बीएसएस की रेंज से बाहर है, तो इसके लिए फिर वो एपी के थ्रू जाके, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जाके इस एपी के थ्रू इस सिस्टम से कम्युनिकेट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी एक स्टेशन जो है वो मल्टीपल बीएसएस के अंदर आ सकता है, जिस तरह ये जो है दो बीएसएस के अंदर आ रहा है ये स्टेशन। तो स्टेशन टाइप अगर देखी जाए तो 802.11 तीन किस्म के स्टेशन टाइप्स डिफाइन करता है बेस्ड ऑन द मोबिलिटी वायरलेस लाइन के अंदर। नंबर एक, नो ट्रांजिशन। नंबर टू, BSS ट्रांजिशन। नंबर थ्री इज़ ESS ट्रांजिशन मोबिलिटी। तो नो ट्रांजिशन मोबिलिटी की बात की जाए तो वो स्टेशन जो कि एक BSS के अंदर मूव कर रहा है उसको हम लोग नॉन ट्रांजिशन बोलते हैं। BSS ट्रांजिशन मोबिलिटी का मतलब ये है कि एक स्टेशन जो है वो एक BSS से दूसरे BSS में मूव कर रहा है, एज लॉन्ग एज वो BSS जिसमें मूव कर रहा है वो ESS का पार्ट हो। और तीसरा जो हमारे पास ESS ट्रांजिशन मोबिलिटी है उसका मतलब ये है कि आपका स्टेशन एक ESS से मूव करके किसी और ESS के अंदर एंटर हो रहा है। लेकिन अनलाइक मोबाइल फ़ोन्स, वायर 802.11 जो है वायरलेस लैन जो है, ये इसकी गारंटी नहीं देता कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी ड्यूरिंग द मूवमेंट। तो ट्रांजिशन का मतलब ये है कि जी कि अगर आप विद इन द वन BSS मूव करें, जैसे मैंने आपको कहा कि आप पूरी यूनिवर्सिटी में घूमे फिरें, तो आपके जहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ, मतलब आप अगर यहाँ पे आते हैं तो आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ में भी इस एपी के साथ कम हो जाएं और इस एपी से स्ट्रॉन्ग हो जाएं, तो इवेंचुअली क्या होगा, ट्रांजिशन हो जाएगी आप लोगों की, आप इस एपी से कनेक्ट हो जाएंगे और ये एपी आप छोड़ देंगे। तो ये जो कनेक्शन और डिसकनेक्शन है, इसके बीच में अगर लेट्स सपोज आप कुछ डाउनलोड कर रहे थे और आप यहाँ से मूव होकर यहाँ पे इस एपी से कनेक्ट कर जाते हैं, तो जहाँ पे डिसकनेक्टिविटी होगी वहाँ पे आपकी जो डाउनलोडिंग है वो रुक जाएगी और मे बी एरर आ सकता है। इसके अलावा अगर आप मोबाइल कम्युनिकेशन देखें तो इसमें हमारे पास 2G 3G या 4G है। वो इस बात की गारंटी देती है कि कम्युनिकेशन आप लोगों की कंटिन्यू रहेगी और वो ब्रेक नहीं होगी। उसकी रीज़न है, इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट हाउ मोबाइल कम्युनिकेट या किस तरह वो एक जोन से दूसरे जोन में जाते हैं, तो हैंड ऑफ किस तरह होता है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन और मैक सब लेयर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। 802.11 डिफाइन करती है टू मैक सब लेयर्स, द डिस्ट्रीब्यूशन कोऑर्डिनेशन फंक्शन DCF एंड पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन PCF, ये दो चीज़ें।
तो इस फिगर के अंदर आप लोगों को रिलेशनशिप नज़र आ रहा है बिटवीन द टू मैक सब लेयर्स, द LLC सब लेयर एंड द फिजिकल लेयर। वी डिस्कस द फिजिकल लेयर इम्प्लीमेंटेशन लेटर, और इस वक्त हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे मैक सब लेयर्स के ऊपर कि PCF और DCF किस तरह काम करता है और ये क्या चीज़ होती है। तो IEEE के मैक सब लेयर में जो हमारे पास दो लेयर्स हैं, उनमें से एक लेयर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन है, DCF वाली। DCF जो है वो CSMS CA को इस्तेमाल करता है एक्सेस मेथड के लिए। तो पहले एल्गोरिथम देख लेते हैं कि आपका DCF जो है वो किस तरह काम करता है। स्टार्ट किया उसने, बैक ऑफ ज़ीरो किया गया, परसिस्टेंस स्ट्रेटजी लगाई गई, डिफ्स का इंतजार करेगा। ये वही IFS सिस्टम है, इंटरफ्रेम सीक्वेंस है। यहाँ पे वो सेंड RTS करेगा, रिक्वेस्ट टू सेंड, टाइमर सेट करेगा, और अगर उसको CTS उस टाइम के बीच में वापस मिल गई एक्नॉलेजमेंट, तो SIFS के लिए वेट करेगा और फिर फ्रेम सेंड कर देगा। फिर सेट करेगा टाइमर, एक्नॉलेजमेंट आएगी तो सक्सेस रहेगा। अगर उसको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नहीं आती तो इंक्रीमेंट बैक ऑफ करेगा, बैक ऑफ लिमिट को देखेगा, फिर वही पूरा प्रोसेस वेट बैक ऑफ टाइमर और दोबारा यहाँ से स्टार्ट कर देगा। फ्रेम एक्सचेंज टाइमलाइन को देखते हैं एक बार। जो फिगर आपको सामने नज़र आ रही है वो आपको दिखाती है जी एक्सचेंज ऑफ डाटा किस तरह होगा। पीछे जो एल्गोरिथम ने पढ़ा था उसको बेहतर एक्सप्लेन करेगा यहाँ पे। बिफोर सेंडिंग अ फ्रेम, द सोर्स स्टेशन सेंड्स द मीडियम बाय चेकिंग द एनर्जी लेवल ऑफ द कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो देखेगा जी कि आपकी एनर्जी लेवल क्या है, कैरियर फ्रीक्वेंसी को रीड करेगा। Channel uses a persistence strategy with back off until the channel is idle। तो देखेगा कोई persistence इस्तेमाल करेगा, आपके चैनल को चेक करेगा कि वो आइडल है कि नहीं। कोई भी परसिस्टेंसी वो यूज़ कर सकता है, यहाँ पे स्ट्रेटजी यूज़ कर सकता है बैक ऑफ के साथ, और चैनल को सेंस करेगा जब तक कि वो आइडल नहीं हो जाता। अगर आपने देखा कि आपका मीडियम आइडल है, स्टेशन जो है वो फिर दोबारा वेट करेगा DIFS के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफ्रेम स्पेस के लिए। देन द स्टेशन सेंड्स अ कंट्रोल फ्रेम जिसको हम लोग बोलते हैं रिक्वेस्ट टू सेंड। आफ्टर रिसीविंग द रिक्वेस्ट टू सेंड एंड वेटिंग अ पीरियड ऑफ अ टाइम कॉल्ड शॉर्ट इंटरफ्रेम सीक्वेंस, जो वेट है थोड़ा सा वो लाजमी है वहाँ पे। उस टाइम वो सेंस कर रहा होता है कि और स्टेशन तो ट्रांसमिट नहीं कर रहा। द डेस्टिनेशन स्टेशन जो होता है वो आपको वापस एक फ्रेम भेजता है, उसको हम लोग कंट्रोल फ्रेम भेजते हैं, और उसका मतलब होता है क्लियर टू सेंड, CTS फ्रेम होता है, सोर्स स्टेशन को वापस भेजता है। दिस कंट्रोल फ्रेम इंडिकेट्स दैट डेस्टिनेशन स्टेशन इज रेडी टू रिसीव डाटा। और आपकी सोर्स जो होती है वो फिर दोबारा SIFS के लिए वेट करता है और फिर वो डाटा फॉरवर्ड कर देता है। डेस्टिनेशन स्टेशन जो है आफ्टर वेटिंग एन अमाउंट ऑफ टाइम इक्वल टू SIFS एक्नॉलेजमेंट का फ्रेम भेजता है बताने के लिए कि जी आपकी ट्रांसमिशन सक्सेसफुल रही। तो बेसिकली इस दरमियान में अगर आप लोगों का एनर्जी लेवल जो है वो एबनॉर्मल नहीं होता तो इंडिकेशन है कि जी के आप लोगों का डाटा जो है वो सेफली अराइव हो गया डेस्टिनेशन पर। नाउ क्योंकि हमारे पास जो मीडियम है वो शेयर्ड है, तो हाउ डू अदर स्टेशंस डिफर सेंडिंग द डाटा इफ़ वन स्टेशन एक्वायर एक्सेस। तो वो किस तरह डिफ़र करेंगे कि वो डिले करें या ट्रांसमिशन ना करें। इन अदर वर्ड्स हाउ द कोलिजन अवॉइडेंस एस्पेक्ट ऑफ द प्रोटोकॉल अकम्प्लिशेस। तो किस तरह अकम्प्लिश किया कर सकते हैं हम लोग अवॉइडेंस को। द की इज़ अ फीचर कॉल्ड NAV, जो कि हमारे पास नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर होता है। जब स्टेशन RTS फ्रेम सेंड करता है, इट इंक्लूड्स द ड्यूरेशन ऑफ टाइम दैट इट्स नीड्स टू ऑक्यूपाई द चैनल। वो अपने साथ टाइम बताता है कि जो आपकी ट्रांसमिशन है वो कितनी देर की है। द स्टेशंस दैट आर अफेक्टेड बाय द ट्रांसमिशन क्रिएट अ टाइमर कॉल्ड अ नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर। तो वो उनके पास जो स्टेशन होते हैं, जब उनको ये RTS मिलता है सबको क्योंकि ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है, तो वो अपने पास उस टाइमर को NAV के अंदर सेट कर लेते हैं। That show how much time must pass before these stations are allowed to check the channel for idleness। तो इतना टाइम उनको वेट करना ही करना है। Each time a station accesses the system and sends the RTS frame, other stations start their NAV। तो जिन्होंने ये RTS सुना वो अपना NAV को सेट कर लेते हैं और फिर वेट करते हैं। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर एक स्टेशन ने ट्रांसमिट करना भी है तो वो पहला अपना, तो सबसे पहले अपना नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर देखेगा क्या वो खाली है या उसमें कोई वैल्यू है अभी। तो अगर वो खाली होगा तो उसके बाद फिर वो सेंस करेगा और फिर ट्रांसमिट कर सकता है। तो एक सिनेरियो हमारे पास कोलिजन का ड्यूरिंग हैंडशेकिंग क्या होता है इफ़ देयर इज़ अ कोलिजन ड्यूरिंग द टाइम, जब आप लोग RTS जो है वो जा रहा हो या CTS कंट्रोल फ्रेम्स आ रहे हो। ऑफन कॉल्ड हैंडशेकिंग पीरियड, इसको हम हैंडशेकिंग पीरियड बोलते हैं क्योंकि रेडी टू सेंड और क्लियर टू सेंड की वापस रिक्वेस्ट आ जा रही होती हैं। दो या उससे ज़्यादा स्टेशन जो है वो ट्राई कर सकते हैं RTS सेंड फ्रेम सेंड करने की।
उसी वक्त पे, सेम टाइम पे। दिस कंट्रोल फ्रेम्स मे कोलाइड, टकरा जाएं आपस में। However, because there is no mechanism for collision detection, हमारे पास कोई collision detection की mechanism ही नहीं है, तो sender assume करता है कि जी there has been a collision if it has not received a CTS frame from the receiver. The back off strategy is employed and the sender tries again. तो ये जो कंट्रोल फ्रेम्स हैं हमारे, ये हमारे हिडन स्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि आपका आरटीएस और सीटीएस किस तरह हिडन प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है। तो ए और बी जो हैं वो एक दूसरे को नज़र आ रहे हैं, एक्सपोज हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं। बी और सी एक दूसरे को देख सकते हैं। सी और डी एक दूसरे को देख सकते हैं। डिस्टेंस होने की वजह से ए जो है वो सी और डी को नहीं देख सकता है। तो जब ए ने आरटीएस भेजा बी को, वो सी को नहीं पहुंचा। तो उस आरटीएस के बाद आपको पता है कि उसमें एनएवी की वैल्यू भी होती है। तो जो बी होता है, उसने जब सीटीएस भेजा तो वो सीटीएस जो था वो सी को मिला। तो सी को पता है कि जी बी के लिए डी जो है वो हिडन स्टेशन है। तो सी ने कहा कि जी के कहीं कम्युनिकेशन में कोलिजन ना हो जाए, तो बी ट्रांसमिट कर रहा है किसी और स्टेशन को जो कि उसको नज़र नहीं आ रहा। तो क्या करेगा, सी स्टेशन जो है वो एन टाइम के लिए अपने आप को खामोश कर लेगा। मतलब है कि उसके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं करेगा, वो लोगों को उसका रिप्लाई नहीं करेगा। तो इस तरह इनकी कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल रह जाएगी। नाउ लेट्स मूव ऑन और हम लोग देखते हैं कि जी पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन पीसीएफ जो है वो मेथड जो है वो किस तरह इंप्लीमेंट हुआ हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क के अंदर। ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इस मेथड की, ये एडहॉक में नहीं होती। और सेकेंडली इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो DCF के ऊपर की जाती है, ऑन द टॉप ऑफ DCF। और इसका बेसिकली मकसद जो होता है वो टाइम सेंसिटिव ट्रांसमिशन होती है। तो पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन जो होता है वो सेंट्रलाइज होता है, कंटेंशन फ्री होता है, पोलिंग एक्सेस मेथड है। AP परफॉर्म करता है पोलिंग फॉर स्टेशन, वो हर स्टेशन को पोल करता है दैट आर केपेबल ऑफ बीइंग पोल्ड, जिनके पास पोलिंग की कैपेबिलिटी होती है। और इस तरह वो स्टेशन दूसरे स्टेशंस को पोल करता रहता है। और सेंडिंग एंड डाटा दे हैव फॉर द एपी, जो वो एपी को भेजना चाहें। तो पीसीएफ में प्रायोरिटी देने के लिए डीसीएफ को अनदर इंटरफ्रेम स्पेस रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर, जिसको हम लोग पीआईएफएस बोलते हैं। पीआईएफएस जो होता है वो पीसीएफ इंटरफ्रेम स्पेसिंग होती है, और ये डीआईएफएस से छोटे होते हैं। जितनी देर में डीआईएफएस का रिप्लाई आएगा उससे पहले पीआईएफएस का रिप्लाई आ जाएगा, तो डीआईएफएस जो होगा वो रुक जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एट द सेम टाइम a station want to use only DCF और एक AP जो है वो चाहता है कि वो PCF करके पोल करे दूसरे AP को, तो उसको प्रायोरिटी होगी AP को स्टेशंस की ट्रांसमिशन के ऊपर। तो क्योंकि आपकी जो PCF है उसकी प्रायोरिटी है DCF के ऊपर, तो ऐसा मुमकिन है कि जी के जो DCF जो है वो कभी भी एक्सेस ना गेन कर सके मीडियम का। तो इस तरह की चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए एक रेपिटेशन इंटरवल जो होता है वो डिज़ाइन किया गया to cover both contention free PCF and contention based DCF traffic. The repetition interval जो इन्होंने बनाया था, which is repeatedly continuously starts with a special control frame called beacon frame, एक beacon frame भेजा जाता है। When the station hear the beacon frame, जब उसको सुनाई देता है कि एक beacon frame आ रहा है, they start their NAV for the duration of the contention free period of the repetition interval. तो इस प्रोसेस को एक एग्जाम्पल के थ्रू डिफाइन करते हैं। तो आपके पास सबसे ऊपर एपी लगा हुआ है और एपी के नीचे आपके पास पोल स्टेशन है। तो एपी ने पोल किया स्टेशंस को, तो जो करीब तरीन स्टेशन था उसने उसका रिप्लाई किया। तो जो आपका एपी था वो असल में पॉइंट कंट्रोलर बोलते हैं उसको यहाँ पे हम लोग, उसने पोल का फ्रेम रिसीव किया। तो पॉइंट कंट्रोलर जो होता है वो पोल का फ्रेम, रिसीव डाटा, एक्नॉलेजमेंट, रिसीव एक्नॉलेजमेंट और सेंड एक्नॉलेजमेंट कर सकता है। इनमें से कोई भी कम्बिनेशन है वो इस्तेमाल कर सकता है यूजिंग पिग्गी बैकिंग। तो पिग्गी बैकिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिर आ गया। एट द एंड ऑफ द कंटेंशन फ्री पीरियड, जब आपकी कंटेंशन फ्री पीरियड जो ख़त्म होने वाला होता है, द सिस्टम जो होता है, जो आपका पीसी लगा है या आप लोगों का कोई भी वायरलेस जो भी डिवाइस लगी हुई है, सेंड अ CF कंटेंशन फ्री एंड फ्रेम टू अलाउ द कंटेंशन बेस्ड स्टेशन टू यूज़ द मीडियम। तो जो कंटेंशन बेस्ड मीडिया आपके स्टेशन होते हैं वो फिर मीडियम को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली जब आप लोगों का AP पोल करता है तो वो
बेसिकली कंटेंशन फ्री है, क्योंकि वो एक तो फ्रेम छोटा होता है, टाइम कम में ट्रांसमिट करता है और अपने करीब को पोल करता है, तो वो उस टाइम के लिए NAV सेट कर लेते हैं अपने पास दूसरे, और वेट करते हैं जब तक कि उनको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाती कि जी के CF फ्रेम नहीं मिल जाता पोल स्टेशन से। तो हमारे पास जो वायरलेस एनवायरनमेंट है बहुत नॉइजी है, फ्रेम जो हैं वो अक्सर करप्ट हो जाते हैं। करप्ट फ्रेम्स जो होते हैं उनकी रीट्रांसमिशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोटोकॉल जो हमारे पास रिकमेंड करता है फ्रेगमेंटेशन, कि आप लोग फ्रेम्स को छोटा और तोड़ के भेजें। द डिवीजन ऑफ लार्ज फ्रेम इनटू अ स्मॉलर वंस, इट इज़ मोर एफिशिएंट टू रीसेंड अ स्मॉल फ्रेम देन अ लार्जर वन। तो फ्रेम छोटा फ्रेम भेजना ज़्यादा आसान होता है, ना कि बड़ा फ्रेम। तो जो मैक लेयर है वो कंसिस्ट है तकरीबन 9 किस्म की फील्ड से, और वो फ्रेम फॉर्मेट देखें जी आप लोगों का किस तरह का होता है। पहली चीज़ जो आप लोगों के पास इसमें आती है इन 9 फील्ड्स में से, वो है फ्रेम कंट्रोल। फ्रेम कंट्रोल 2 बाइट का होता है, बताता है कि जी किस किस्म का फ्रेम है और उसमें किस तरह की कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है। फ्रेम कंट्रोल फील्ड जो होती है वो 2 बाइट की होती है, और ये डिफाइन करती है टाइप ऑफ फ्रेम, और उसके बाद उसके अलावा उसमें कुछ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन भी होती है। तो फ्रेम कंट्रोल के अंदर सब टाइप्स भी होती हैं, वो यहाँ पे डिफ़ाइन की गई हैं। इसमें पहली जो चीज़ है उसको हम लोग बोलते हैं वर्जन टाइप। सब टाइप्स आती हैं टू DS, फ्रॉम DS, और सिमिलरली ये कोई 11 हैं। सारी तो नहीं, पर टाइप्स और सब टाइप्स जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सेकेंड फील्ड पे आते हैं जो कि 2 बाइट की, इसको हम डी बोलते हैं। ये फील्ड डिफाइन करती है ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांसमिशन दैट इज़ यूज टू सेट द वैल्यू ऑफ NAV। तो यहाँ पे हमारे पास NAV की वैल्यू होती है। तो इन वन कंट्रोल फ्रेम इट डिफाइंस द आइडिया ऑफ द फ्रेम। मतलब आपको अगर कंट्रोल फ्रेम मिल गया तो आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि फ्रेम किस तरह का है। कि नेक्स्ट हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं एड्रेस। 4 एड्रेस की फील्ड्स हैं, ईच ऑफ 6 बाइट्स। द मीनिंग ऑफ ईच एड्रेस फील्ड डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द टू DS एंड फ्रॉम DS सब फील्ड्स। सीक्वेंस कंट्रोल आता है उसके बाद। दिस फील्ड इज ऑफन कॉल्ड SC फील्ड, डिफाइन 16 बिट वैल्यू। इसमें पहले 4 बिट्स जो होते हैं डिफाइन करते हैं फ्रेगमेंट नंबर को, और लास्ट 12 बिट्स जो होते हैं डिफाइन करते हैं सीक्वेंस नंबर को, विच इज़ द सेम इन ऑल फ्रेगमेंट्स। तो इसका मतलब जितने भी बाकी फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं टूट के, उन सब के अंदर सेम वैल्यू होगी यही वाली। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास फ्रेम बॉडी, द फील्ड विच कैन बी बिटवीन 0 से लेकर 2312 बाइट्स तक, बेस्ड ऑन द टाइप एंड द सब टाइप डिफाइंड इन द FC फील्ड। आखिर में हमारे पास फ्रेम चेक सीक्वेंस आता है जो कि 4 बाइट का होता है। CRC32 एरर डिटेक्शन सीक्वेंस में डाला जाता है। तो फ्रेम टाइप्स देखे जाएँ तो हमारे पास वायरलेस लैन में IEEE 802.11 जो है वो 3 कैटेगरीज डिफाइन करता है फ्रेम की: मैनेजमेंट फ्रेम, कंट्रोल फ्रेम और डाटा फ्रेम। मैनेजमेंट फ्रेम आर यूज फॉर द इनिशियल कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेशन एंड एक्सेस पॉइंट। जो आप लोगों की इनिशियल कम्युनिकेशन होती है वो आपकी मैनेजमेंट फ्रेम होती है। कंट्रोल फ्रेम्स जो होते हैं एक्सेस करने के लिए चैनल को, और एक्नॉलेजमेंट जो फ्रेम्स होते हैं उनको आप लोग कंट्रोल फ्रेम्स बोलते हैं। फॉर कंट्रोल फ्रेम्स द वैल्यू ऑफ द टाइप फील्ड इज़ 0 1। वो जो वैल्यू है अगर आप देखें हमारे पास जो टाइप है यहाँ पे 0 0 0 1 और 1 0 है यहाँ पे गिवन, ये वहीं से कंटिन्यू है। और इसी तरह यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये उसकी सब टाइप्स हैं। ये सब टाइप्स कहाँ से आई? ये सब टाइप्स यहाँ से आई, जो कि अगर आप देखें यहाँ पे 4 बिट्स हैं, और ये सब टाइप जो है इस टाइप की सब टाइप को डिफाइन करती है। और ये सब टाइप जो है यहाँ पे 4 बिट्स दी हुई हैं। 1011 इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट टू सेंड, 1100 मीन्स क्लियर टू सेंड, और 1101 एक्नॉलेजमेंट की बिट्स होती हैं। तो ये सब टाइप्स इस तरह डिफाइन करती है कि किस तरह का फ्रेम आ रहा है या ट्रांसमिट हो रहा है। आखिर में हमारे पास आता है जी डाटा फ्रेम्स, और डाटा फ्रेम्स आर यूज फॉर कैरिंग डाटा और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। तो ये 3 टाइप्स थी फ्रेम्स की जो कि हम लोग वायरलेस लैन में इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम लोगों ने हिडन स्टेशन प्रॉब्लम को डिस्कस किया था, और उसको हम लोगों ने सॉल्व भी कर लिया था RTS CTS के थ्रू। हमारे पास एक और प्रॉब्लम आता है, उसको हम बोलते हैं एक्सपोज स्टेशन प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि हमारे स्टेशन जो होते हैं वो ट्रांसमिट नहीं कर पाते, इवन 2 kg जो मीडियम है वो आपके पास अवेलेबल होता है। तो इस फिगर में देखा जाए तो हमारे पास स्टेशन A है जो ट्रांसमिट कर रहा है स्टेशन B को, और सिमिलरली C जो है बेचारा वो भी ट्रांसमिट करना चाह रहा है स्टेशन D को। लेकिन देखा जाए तो C अगर D से कम्युनिकेट करे भी तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए,
क्योंकि वो उसकी ट्रांसमिशन ए और बी के साथ तो कोलाइड नहीं करेगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जी जो स्टेशन सी था वो एक्सपोज था ए की ट्रांसमिशन के अगेंस्ट। तो जब उसने ए ने ट्रांसमिशन की तो वो सी को भी रिसीव हो गई, जिसमें उसने अपना एन की इंफॉर्मेशन डाली थी जी कि मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ बी के साथ इतनी देर के लिए जो मेरे इर्द गिर्द के स्टेशन है वो चुप होकर बैठे। तो स्टेशन सी जो है बेचारा वो रिफ्रेन करता है ट्रांसमिशन से। और यहाँ पे इसको यहाँ पे इस तरह भी कहा गया कि जी सी इज़ टू कंजर्वेटिव, और उसकी वजह से बहुत सी कैपेसिटी चैनल की ज़ाया भी हो सकती है या हो रही है। तो यहाँ पे भी आप लोगों के आर टी एस सी टी एस हेल्प नहीं कर सकते इसकी, क्योंकि सी जो है वो आर टी एस रिसीव कर बैठा है ए से, और अब उसको चुप रहना ही उसके लिए अच्छा है, क्योंकि वो प्रोटोकॉल का एक तरीक़ाकार है। बेशक सी और डी का जो जोन है वो ए बी के जोन से डिफरेंट है, लेकिन सी को ये नहीं पता कि अगर वो कम्युनिकेट करे तो उसकी कोलिजन ए के साथ हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो चुप रहना ही उसके लिए बेहतर है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा फिजिकल ईयर देख लेते हैं, इस टेबल को डिस्कस कर लेते हैं वायरलेस लैन की। इसमें 802.11 को जो स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास, जिसमें 802.11 ए है, बी और जी है, उसको डिस्कस किया है। टेक्निक्स के बारे में बताया गया जी कि इनमें कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। ओ एफ डी एम जो कि ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, डायरेक्ट सीक्वेंस है। इन स्टैंडर्ड में से 802.11 बी जो है वो इस्तेमाल अब नहीं होता, क्योंकि उसकी जो डाटा रेट्स है वो बहुत कम थे। वेयर एज 802.11 ए और बी अभी भी चलता है। इसमें जो 802.A है वो भी अब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि उसकी बहुत हाई फ्रिक्वेंसी और ये फ्रिक्वेंसियाँ अब आगे किसी और स्टैंडर्ड्स में इस्तेमाल हो रही हैं। तो 802.11 जी जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है, OFDM में काम करता है। मॉड्यूलेशन इसमें डिफरेंट होती हैं। 54 मेगाबिट्स तक सपोर्ट करता है। और आजकल एक नया स्टैंडर्ड 802.11n आ चुका है, जो कि लेटेस्ट स्टैंडर्ड है, जो कि आप लोगों को हाई स्पीड ज़्यादा प्रोवाइड करता है 54 से भी। तो उसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ तक के लिए लेक्चर काफ़ी है, और होप के आप लोगों को जो ऑनलाइन लेक्चर दिए गए हों आपको समझ आई है। तो होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर्स। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।